मुझे यूजुअल एक्साइटमेंट की आदत नहीं है क्योंकि मैं कैमरा ऑन करके बस बैठ गई हूँ। अराउंड मिड फरवरी एक फ्यूड हुआ मेरे लाइफ में which didn't look a lot like this, but instead it looked like this. एक उदास मन से एक कोने में जाके बैठ के सोच रही हूँ कि ये क्या हुआ, कहाँ से शुरू किया था और अब कहाँ आके पहुँच गए हैं। और वहाँ से इंसान चिल्लाए जा रहे हैं, एक बार बताओ ना तुमको करना क्या है, ऐसे ही उठ के जा रही हो। वाह। और इस फ्यूड के बाद मेरे अंदर से प्यार इस शब्द का मतलब ही चेंज हो गया। फॉर मी आज के तारीख में प्यार हो गया है कि तुम सामने वाले को परमिशन दे रहे हो या सामने वाले से परमिशन ले रहे हो सो दैट ही कैन कंट्रोल यू, मैनिपुलेट यू, मैनेज यू एज पर हिज ब्रेन। एंड जैसी मेरी आदत है ओवर थिंकिंग करने की हर चीज़ की, जिसके लिए मैं मेरे आजू बाजू के लोगों में बहुत बदनाम हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत गहरा सोचती हूँ। तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अतरंगी सवाल आया और ये सवाल था, हैव वी बुचर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लव ऑल टुगेदर। मैं समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन इसके पहले छोटा सा डिस्क्लेमर ले लो। That's a very old joke that I stole, that I learned from somewhere and I don't know why I still find that funny. I don't find it funny but I find it very interesting still. तो मेरा डिस्क्लेमर बड़ा सिंपल है कि मैं जो भी बोल रही हूँ ये मेरा ओपिनियन है। मैं बहुत सारी बातें हिस्ट्री के मिस कर जाऊंगी, मैं बहुत सारे फैक्ट्स ऊपर नीचे कर जाऊंगी, मैं बहुत सारा रिसर्च स्किप मार जाऊंगी क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया, आज गुड़ी पाड़वा का दिन है तो सुबह सुबह उठ के पूजा कर लेना, जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाएगी वैसे ही सजी धजी बैठ जाना। आज शाम 6 बजे तक वीडियो शूट होके हो जानी चाहिए। अगर तूने वीडियो शूट नहीं किया तो आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, 3.5 मुहूर्तों में से एक है आज का मुहूर्त। आज के दिन अगर तू जिस भी चीज़ की शुरुआत करेगी ना वो चीज़ बड़ी लंबी तरक्की करेगी, सोच ले। एंड दस पहली बार इन अ लॉन्ग टाइम मैंने सोचा चलो ठीक है मेरे मन की आज मान लेते हैं शांति से, बिना मेरे मन के साथ कोई नेगोशिएट किए कि अरे वीडियो बनाने के लिए रिसर्च चाहिए होता है, टॉपिक चाहिए होता है, थीम चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, उसके आगे पीछे का ओपिनियन जानना होता है, अपना कंक्लूजन निकालना पड़ता है, अपनी स्टडी चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी चाहिए, अपनी कैपेसिटी चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन चाहिए, अपनी लाइकें चाहिए फॉर बेसिक्स। बट मैंने आज सोचा कि ठीक है इन सबको साइड में जाने देते हैं। अगर मेरे मन ने बोला हुआ है मैं उसकी ओबीडियंट स्टूडेंट बन के बैठ जाती हूँ। एंड सो मैं बैठ गई हूँ। सो हो सकता है मैं बहुत सारी बातें मिस कर जाऊँ, हो सकता है बहुत सारी फैक्ट्स में ऊपर नीचे हो जाए। सो प्लीज मुझे करेक्ट अगर आपको करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में खुल्लम खुल्ला करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस को डिसमिस करने की कोशिश मत करना, बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज माई एक्सपीरियंस, नन ऑफ योर एक्सपीरियंस। नो बट आई एम प्रिटी श्योर यू मस्ट हैव ऑल्सो हैव हैड दोज टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। एवरी औरतें मेरे जैसी बात नहीं करती। मैं ज़्यादा जेंडर रोल्स में क्यों जा रही हूँ when it comes to love? रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज लव इंक्लूड्स पीपल ऑफ both the genders and how we actually see, हमारा जो परसेप्शन है दोनों जेंडर्स को लेके या इसके अलावा जितने भी बाकी के फ्लूइड जेंडर्स हैं उन सबको कंसिडर करके हमारा जो परसेप्शन है कलेक्टिवली उसने इस चीज़ को हमारे तक रखा है कि ओके फ्रॉम हियर वी हैव कम हियर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स टुडे। फेयर इनफ। इसलिए जेंडर डायनामिक्स आएंगे ही आएंगे जब हम प्यार की बात करेंगे तब, और स्पेशली जब हम प्यार को क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे तब तो वो आएगा ही आएगा। हिस्टोरिकल टाइमलाइन देख लेते हैं। जब से सोसाइटी या एवोल्यूशन या ह्यूमन
सोशल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक फॉर्मेशन, कल्चरल फॉर्मेशन, कुछ भी बोल लो। इंसान जहाँ पे जंगल से लेके बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक जैसे भी आया है, मार्स पे भी चला जाएगा। उस एवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो देयर वर अ सेट ऑफ पीपल जिन्होंने तय किया कि ठीक है, यहाँ पे जवान लड़के हैं, यहाँ पे जवान लड़कियाँ हैं, आपस में इनको आने दो, लेट देम प्रोक्रिएट चिल्ड्रन। जो बच्चे होंगे उनको हम सब मिलके बड़ा करेंगे। बड़े होने के बाद फिर वो अपनी अपनी जो जेंडर रोल्स है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, इन सारी जो सोशल नॉर्म्स है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो उनको सिखाओ, उनको उसमें ट्रेन करो और दे गुड टू गो। हमारी सोसाइटी बढ़ते जाएगी, फ्लरिश होती जाएगी, वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। हो सकता है वो कुछ नया सीखेंगे, हो सकता है वो कुछ नया नहीं सीखेंगे, जो है उसको और बेहतर करेंगे, हो सकता है उसको थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हाउ थिंग्स आर डन बेस्ट एंड हाउ थिंग्स आर डन वर्स्ट। ऐसे करते करते सोसाइटी आगे तो बढ़ी। अब जहाँ पे सोसाइटी में दो लोगों का मिलना आना हुआ, स्पेशली विद द पर्पस दैट दे डोंट हैव टू make war with each other or kill each other to gain something, where they have to come together, stay with each other for each other's survival purpose, ताकि इनका रिक्रिएशन के लिए पर्पस सर्व हो रहा है और इनका पर्पस सर्वाइवल के लिए सर्व हो रहा है। इस सिचुएशन में आया ऐसे कि ठीक है, लड़की जो है ससुराल जाती है। अभी इसमें प्यार का एज अ कॉन्सेप्ट कितना रोल है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इमोशंस भर भर के कहीं ना कहीं थे भी और नहीं भी। सो दोस्त बेसिकली वर द बेसिक्स, लाइक बेस है वो ये देखने का कि हम एक दूसरे को एज जेंडर या एक दूसरे को एज ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से देखते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते व्हेन वी सॉ कि इन लोगों ने फिर अलग अलग सेट ऑफ लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर्स में मिक्स हुए, अलग अलग आइडिया शेयर हुए। एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ सर्वाइव करना है। इतने से तो होगा नहीं, तो वॉर करो, प्रॉपर्टी ओनरशिप करो एंड अपनी प्रोडिजी और बढ़ाने के लिए, अपना टाइप और आगे बढ़ाने के लिए वुमेन को भी प्रॉपर्टी समझ के उनके ऊपर भी कब्जा करो। सो दिस लेड टू अ बैलेंस, मे बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऐसे एग्जिस्टेंस में है कि ठीक है, औरत जो है वो ससुराल जाएगी, उनके बीच में रहेगी, उनका ख्याल रखेगी। शी विल बी लाइक दिस होपलेस गिवर कि वो प्यार ही दिए जा रही है। ओके, लेट्स नॉट ब्रिंग प्यार हियर। वो बहुत सारा इनपुट दिए जा रही है, लाइक एन अनपेड लेबर, लाइक एन एम्प्लॉयर, लाइक अ सर्वेंट, लाइक अ स्लेव। एंड यहाँ पे है मैनेजर, बॉस, द हेड और द प्राइमरी पर्सन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ the person who is giving everything unconditionally or who has to give everything unconditionally. ये सारे इसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जो एक दूसरे को लेके हमारे दिमाग में जो इमेज फॉर्म हुई, ऐसे सोसाइटी बढ़ती रही एंड इट फेल्ट वेरी रूखी सूखी फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। और फिर आया द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। मैं ये नहीं कहती कि ये बराबर सीक्वेंस है, क्योंकि रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट मिडिवल यूरोप में आने से भी कई सालों पहले से दुनिया के कई किस्सों में था। जस्ट दैट इट वाज नॉट कॉल्ड रोमांटिसिज्म एज सच। यहाँ पे वो जीवन रस बोला जाता है, आनंद रस, करुण रस, प्रेम रस, एज पर इंडियन कॉन्टिनेंट कॉन्टेक्स्ट। आजू बाजू के बाकी कल्चर्स जो थे वहाँ पे भी ये इमोशन था कि ओके, जितना एक अनकंडीशनल लव एक वुमेन देती है उतना ही एक अनकंडीशनल लव एक मैन भी देता है। एंड देयर इज दिस इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द टू ऑफ देम विच इज़ वेरी इंसेपरेबल एंड विच इज़ वे अबव द इमोशन ऑफ संसार कर रहे हैं, जी रहे हैं, मैरिज का इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। You got it right। तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स में था ये, बट इट वॉज नॉट टर्म्ड एज रोमांटिसिज्म। बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोएट्स इसमें आके गए हैं। यू टेक एनीवन, शेक्सपियर ले लो, रूमी ले लो। एक राइटर जिसको मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ, और अदर एक बुक या एक नॉवेल जिससे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, वो है ये नॉवेल मुझे पढ़नी थी बचपन से, मैंने पढ़ी नहीं,
मैंने इसके मूवी वर्जन्स देखे हुए हैं, तो उसमें से मैं जितना जानती हूँ मैं उसमें से बेसिकली इतना ही बता सकती हूँ दैट दिस वाज समवेयर वेयर लव एंड द बोरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एक साथ क्रॉस हुए। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे ये सारे क्रॉस हुए। माइथोलॉजी में भी मिल जाएगा, माइथोलॉजी के बाहर भी मिल जाएगा, हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। बट काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल्स जो फेमस थे वो ऐसे थे कि मैरिज का जो ये इंस्टीट्यूशन था, सोसाइटल का ये जो इंस्टीट्यूशन था, उससे थोड़ा दूर जाके ये रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये डेवलप हुआ। एंड दैट वाज गिवन मोर प्रायोरिटी देयर बिकॉज इट वाज सीन एज एन एस्केपिज्म मे बी। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म में रहना है और इन सोशल नॉर्म्स के बाहर वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर हार्ट्स, वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इमोशनली। Men could be vulnerable, women could be dominating. Romeo Juliet, you remember the character of Juliet? She was very outspoken, she decided for herself what to do, right? उस manner में। So ये romanticism का concept जैसे ही आया जहाँ पे women were to be expressive and men were to be emotionally vulnerable as well। जैसे ही marriage का institution और प्यार का या romanticism का जो institution है वो जब दोनों एक साथ आए तब शुरू हुई next level की प्रॉब्लम या नेक्स्ट लेवल का समझ लो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया। ओके, सो अब मैरिज के इंस्टीट्यूशन में प्यार आना शुरू हुआ या रोमांटिसिज्म आना शुरू हुआ। रोमांटिसिज्म के कॉन्सेप्ट में मैरिज इन्वॉल्व हो गया एंड अब शुरू हुआ कि I choose a person I want to marry because I love the person। लेकिन आपके प्यार की डेफिनेशन क्या है? You pre-become the wife, like you become the pre-wife or you become the pre-husband। और अगर ये आपका कॉन्सेप्ट है लव का that you become the pre-husband even before you are married and you become the pre-wife even before you are married, sorry folks, बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिए हो। क्योंकि मैरिज का इंस्टीट्यूशन हिस्टोरिकली देखा जाए तो द मैन इज द मैनेजर एंड द वुमन इज द होपलेस लवर। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू give and give, and this person is expected to control, manage, manipulate, be the head, make no mistakes। समझ रहे हो ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो चुका है? तो ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का जो कॉम्प्लिकेशन है कुछ बड़े लोगों को समझ में आता है, कुछ बड़े लोगों को नहीं समझ में आता है और यहाँ पे शुरू होता है नया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैमिलीज का मुद्दा बड़ा सिंपल है। जब हम यहाँ पे बैठकर बोलते हैं ना कि व्हेन वी सी 60s 70s 80s के मूवीज, टिपिकल हिंदी मूवीज की बात कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगी, जहाँ पे लड़की बोलते हैं मेरे को इस लड़के से प्यार है, द फादर्स फर्स्ट रिएक्शन इज नो। The reason is not because just the institution of marriage is like this, या the reason is not just कि opinionated लड़की नहीं चाहिए, but the issue I see is somewhere mixed। और ये mixed issue का मतलब ये हुआ कि here the person is already a hopeless lover before even getting actually into the vow on paper or by fairies। These people like the father who has actually the responsibility of controlling, managing, manipulating as per the social norms, keeping the status alive, making the whole family settled, taking care of the family। तो ये प्राइमरी बर्डन जो है, इस बर्डन के ऊपर अब ये ऐड हो गया कि अभी नाउ शी इज ऑलरेडी क्लेमिंग दैट शी इज द प्री वाइफ ऑफ समवन एल्स एंड द गाय ऑल्सो इज ऑलरेडी क्लेमिंग दैट यू ऑलरेडी हैव अ पर्सन हु विल कम होम, यू हैव नो राइट टू डिसाइड दैट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। जहाँ पे आप मैरिज के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे आप उनको चार चमाटे मार रहे हो बाय सेइंग कि हम दो एक दूसरे से प्यार करते हैं। एट द सेम टाइम तुम दोनों यहाँ पर बैठकर जब साथ में आ रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हो। नॉट ओनली बिकॉज यहाँ पे फैमिली का इंस्टीट्यूशन है बट बिकॉज तुम्हारा लव का कॉन्सेप्ट ही डिस्टर्बटेड है। तुम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हो कि हाँ ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है, मीन्स आई विल बी हिज एंड ही विल बी माइन। सो द एक्सप्रेसिव थिंग एंड द रोमांटिसिज्म थिंग जो शादी से पहले दो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कहते हैं शादी के बाद नहीं दिख रहा है। वाई? क्योंकि इन दोनों का मर्जर बड़ा मुश्किल है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड वी हैव नो ब्लडी आइडिया हाउ दैट इज डन। कोई अभी मुझे बैठ के बोल रहा होगा कि ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है, ये इतने पुराने ज़माने की बातें क्यों कर रही है।
तो एक काम करो, अपने किसी कजिन या रियल भाई के भी घर चले जाओ एंड जस्ट ऑब्जर्व हिज वाइफ। चाहे न्यूली मैरिड हो, चाहे 10 साल हो चुके हो शादी के, चाहे बच्चे वगैरह सब हो, तब भी जाके अपने जो भाभी लोग हैं उनको जाके एक बार ऑब्जर्व करो। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश करी हूँ जब मैं ये कह रही हूँ कि शादी से पहले, शादी के बाद का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन लव एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड जेंडर रोल प्रॉबली जो पीढ़िया न पीढ़िया जनरेशनल। और अगर आपकी कोई भाभी वगैरह नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है, तो आप आपकी बहन को उनके ससुराल में ऑब्जर्व कर सकते हो। वो सबसे ज़्यादा दर्द करता है बाय द वे, मैं मजाक नहीं करूँगी, बिकॉज यू नो योर सिस्टर सिंस बर्थ, यू नो योर सिस्टर सिंस बिफोर मैरिज एंड देन यू सी हर आफ्टर मैरिज द वे शी इज़ बिहेविंग इन हर इन लॉज होम। ऐसा इधर ना जिगर रोता है, अलग ही रोता है। मैंने मेरी बहनों को देखा हुआ है, आई कैन टेल। और अगर तुम लोगों को इनमें से किसी को भी नहीं देखना है, या तुम्हारे पास ये प्रिविलेज नहीं है कि तुम तुम्हारे भाभी को देख सको या तुम तुम्हारी बहन को देख सको, तो स्टार्ट विथ योर मॉम, लेट मी सजेस्ट यू दैट। अब जब मैं मॉम पे आऊँगी तब सब लोग बोलेंगे, ए मेरे खानदान पे तू गई कैसे। एग्जाम्पल देती हूँ, whenever you have been told, tell me the epitome of love that you know, कौन होगा? माँ, राइट? मम्मी है ना, हमारा हर एक नखरा झेल लेगी, हमारे लिए टाइम पे खाना पीना ला के देगी, हमारा ख्याल रखेगी, हमारी एक एक ज़रूरत को हम बस आवाज़ निकालेंगे एक अलग मम्मी, वो फटाक से समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट आते हैं कौन? पप्पा। तो फैमिली के ऐसे मेंबर है जो आपके सर्वाइवल में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मदद कर रहे हैं, और सिर्फ आपकी ही नहीं, खुद की भी मदद कर रहे हैं, अपने मम्मी की भी मदद कर रहे हैं। यू कैन सी द वे ही इज़ वर्किंग हार्ड टू गिव यू द लाइफ दैट यू हैव, राइट? तो ये उनका परसेप्शन हमारे दिल में तब तक हुआ जब तक हम स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाते, जब तक हम लाइफ को देख नहीं लेते, जब तक हमारे दिमाग में कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बन नहीं जाते कि हाँ ज़िंदगी ऐसी है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे आगे जाके इस तरीके से मेरी खुद की ज़िंदगी बितानी है। आई सी माई लाइफ लाइक दिस एंड दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स इट। द मोमेंट ऐसा होता है कि दैट इज़ नॉट अलाइनिंग विथ वॉट योर पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वहाँ से वो आपके दुश्मन बनना शुरू। क्यों? प्यार था ना आप लोगों के बीच में, वो भी अनकंडीशनल। प्यार का मतलब तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह होता ही नहीं। प्यार का मतलब तो कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे ऐसे करे। तो फिर ये फ्यूड आया कहाँ से कि जहाँ पे तुम कह रहे हो कि तुम लाइफ को एक तरीके से जीना चाहते हो एंड देन देयर इज अ क्लैश। उन्होंने ज़िंदगी को जिस तरीके से देखा है, तुमने ज़िंदगी को जिस तरीके से देखा हुआ है, वो मैच नहीं कर रहा है, या उनका जो थॉट का प्रोसेस है और तुम्हारी लाइफ तुम जिस तरीके से मैनेज कर रहे हो उसका थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट। इफ़ यू से कि प्यार अनकंडीशनल होता है, इफ़ यू से कि प्यार में क्रिएशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, एलिवेशन होता है इंसान का, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्या आया बीच में? सोसाइटी का फॉर्मेशन, बैक टू बेसिक्स आया ना। और अगर आप लड़की हो तो, या अगर आप 1% भी अपने अंदर थोड़ी सी फेमिनिटी रखते हो तो, नाउ एंटर्स फेमिनिज्म। बहुत से लोग कहते हैं फेमिनिज्म माने मैन हेटिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि औरतों को इक्वल हक क्यों ही चाहिए, उनको ऑलरेडी इक्वल हक है। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से मुझे क्लियरली सुन रहे हो, आपको समझ में आएगा कि औरतों को इक्वल हक नहीं है। और ये इक्वल हक की बात सिर्फ ऑन पेपर की बात नहीं हो रही है कि हमें वोटिंग के राइट्स चाहिए, हमें जजमेंट नहीं चाहिए, हमें इक्वल सीट्स चाहिए, या हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, या हमारी कहानियाँ ज़्यादा आगे आनी चाहिए। ये सब ना सरफेस लेवल है। अगर डीप में जाओगे ना तो इन सब का सार ना एक ही चीज़ पे आता है, जो बेसिकली आता है नॉट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज और फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट मी, ये आता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड रोमांटिसिज्म, या इसके भी पहले, जहाँ पे कंपैशन, एम्पैथी, अफेक्शन, ये सारी क्वालिटीज़ जो एक्चुअली ट्रेडिशनल रोल के हिसाब से देखा जाए तो फेमिनिन में बैठती है, लेकिन अगर मैं जनरली बोलूँ तो हर इंसान में ये कुछ परसेंटेज में होती ही है। इस चीज़ को इस तरीके से सोसाइटी में लाना, या इस तरीके से उसको अपने ब्रेन के फॉर्मेशन में
या हमने जिस तरीके से सोसाइटी को अब तक समझा है, या हमने जिस तरीके से दोनों जेंडर्स को देखा हुआ है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए या इसके अंदर एक वार्मथ, इमोशन लाने के लिए फेमिनिज्म इम्पॉर्टेंट है। और फेमिनिज्म का मेन इंटेंशन यही है। जाके उन एक्टिविस्ट लोगों से मिलो जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे आपको रिसर्च करके बताएंगे कि फेमिनिज्म क्या है, वुमेन्स राइट्स क्या है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पे होता है। अब तक मुझे विश्वास था अरे अब तक उनके ऊपर, लेकिन वहाँ से भी अभी विश्वास थोड़ा सा उठ चुका है। फिर से पीछे क्यों जाना है, हम आगे जाने की बात कर रहे हैं ना। अब जहाँ पे हमारे देश में रोमांटिक आदर्श ऐसे है, अभी मैं दो What's wrong with you? Listen to me. Hey! क्या है? बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमें। जहाँ पर बेसिक बात ये आती है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा एक लेवल का कंपैशन लाओ, एक लेवल का अफेक्शन लाओ, एक लेवल का एक्सेप्टेंस लाओ कि फाइनली अल्टीमेटली हम दोनों ही होमो सेपियंस है। We have everything in common and the only difference between us is the reproductive organs and the hormones affecting the reproductive organs. I think it's a fair enough argument. अब फेमिनिज्म प्यार से कैसे आया? हिस्टोरिकली देखोगे बहुत सारे मेल आर्टिस्ट थे, फीमेल आर्टिस्ट थे ही थे, बट उनके साथ साथ मेल आर्टिस्ट भी इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी में थे जो रोमांटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को लाए। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिसिज्म इन द मिडीवल यूरोप। फिर से बता दूँ, जब मैं रोमांटिसिज्म कह रही हूँ, आई एम एक्चुअली talking about everything lovey-dovey, everything sweet cutie, everything romantic written throughout the planet. इन लोगों ने जितना भी एक्सप्रेस किया, मेल डोमिनेटिंग थी ना ये फील्ड, इसका मतलब मर्दों को भी एक इमोशनल आउटलेट की ज़रूरत होती है। तो फेमिनिज्म सिर्फ औरतों को लागू कैसे हुआ कि अगर हम वल्नरेबल है तो हाँ हम वल्नरेबल है, एक्सेप्ट अस एज वी आर। हम वल्नरेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनियादारी नहीं समझते। हम अगर बाहर जाके दुनियादारी समझ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वल्नरेबल नहीं हो सकते। हम वल्नरेबल हो सकते हैं। एक्सेप्ट दैट थॉट फॉर बीइंग, वी हैव व्हाट टू जस्ट हैव द बेसिक्स एक्सेप्टेड कि हाँ भाई फाइनली हम दोनों होमो सेपियन हैं, प्लीज कम टू द बेसिक्स। काफ़ी हद तक न्यूरॉन्स एक जैसे काम करते हैं। वी हैव द सेम टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कम ऑन, ब्लड सेम है, वेन सेम है, नसें सेम है, बेसिकली वी आर पीपल ऑफ द सेम स्पीशीज, राइट। तो इतना डिफरेंस सिर्फ क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग है कुछ उपयोग। एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के लिए कंपैशन रख सकते हैं, एक दूसरे के लिए अफेक्शन रख सकते हैं, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस रख सकते हैं। एंड दस कम्स द न्यू 3 वर्ड्स जिसने एक्चुअली हर रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना बहुत ज़रूरी है। बाहर तो ये हो रहा है, इंडिया का मैं नहीं जानती, और उसका नाम है कंसेंट इज़ की। So 3 words, life-changing words to live by. Consent is key. It's a big deal. Consent is key. अब बोलो अंग्रेज़ की औलाद है, अंग्रेज़ से इन्फ्लुएंस हो रही है, हमारे देसी क्रिएटर्स को नहीं देखती। पहले ही बता दूँ, मैं बहुत सारे देसी क्रिएटर्स का रेफरेंस दे चुकी हूँ। खबरदार मेरे ऊपर ये आरोप डाला तो वाह, मैं हर एक मिनट में डिफेंड कर रही हूँ अपने आप को। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 100 प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे 100 कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन फैसला आपका। मेरे दिल में ये बड़ी बड़ी तमन्नाएं हैं, लेकिन फैसला आपका। और ये कंसेंटेंस की वाला फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अच्छा खासा पुराना है। इसीलिए कभी भी ये नहीं बोला जाता था कि मैं सामने वाले के ऊपर लिटरली कमांड कर रहा हूँ। ये कहा जाता था कि मैंने प्रपोज किया, उसके हाँ का मुझे इंतज़ार है। यू गॉट द पॉइंट, राइट। सो कंसेंट वाली बात कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, बस इम्प्लीमेंट कर लो थोड़ा ज़्यादा। और कंसेंट सिर्फ मर्दों के साइड से ये आना चाहिए ऐसा नहीं है, औरतों के साइड से भी आना ज़रूरी है। और दो, जैसे हम हिस्ट्री में गए थे कंट्रोलिंग, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस लेना, सोसाइटी में अपना वैल्यू बरकरार है इसलिए सब कुछ मेंटेन करना, उस चक्कर में जब भी ऐसा हुआ कि फैसले लेने पड़े, काफ़ी बार कंसेंट खिड़की से बाहर। तो लाओ डिस्कशन में इसको ज़्यादा, द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रीटिंग ईच अदर एज इक्वल्स, कंसेंट अपने आप आ जाता है। हम हमारे दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, हम बातों में इसी फ्रैंकली पूछ लेते हैं ना उसको कि ला रहा हूँ तेरे लिए, फटे हुए जूते पहन के घूम रहे, मैं तेरे लिए नए जूते ला के दे रहा हूँ, कल बात खत्म, मैं कुछ नहीं सुन रहा। हम बोलेंगे ऐसा, लेकिन जब वो 5 बार ना बोलेगा ना, हम भी बोलेंगे चल ठीक है यार तू बोल रहा है ना, ठीक है।
लेकिन खरीद नए जूते हैं। हाँ, तूने नहीं खरीदे, मैं ला के दे दूँगा, सीधा बता रहा हूँ। फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं कि आँखों ही आँखों में बातें करते हैं, इशारों इशारों में एक दूसरे को समझा गए। तुम बस शर्मा दिए और हम समझ गए। इमेजिन वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे वाले लड़के को देख के शर्माई। इस टॉपिक में मुझे फ्लो में आना था, पर मैं फ्लो में आ पाई भी या नहीं मुझे नहीं पता। एंड दिस टॉपिक इज इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। रोमांटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को लेके भी बहुत सारे चैलेंजेस है, मेंशन्ड है जितना मैं जानती हूँ। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज देयर इज़ कि आप कहते हो कि इशारों इशारों में, आँखों ही आँखों में, बिना कुछ बोले भी सारी दुनिया कह गए, सांसों से महसूस कर लिया। यू गेट इट कि ठीक है, तुमने कंसेंट तो दे दिया, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने तुम्हें सुना नहीं, मैंने उस इशारों में समझ लिया। एंड वी आर गोइंग विद द फ्लो, जबकि दिस could lead to a lot of misreading, trust me। और काफ़ी सारे माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसरीडिंग से ही हो जाता है काफ़ी बार। नॉट ओनली बिकॉज तुम्हें पढ़ना नहीं आता सामने वाले को, बट ऑल्सो बिकॉज शायद तुम्हें कुछ लैंग्वेजेस पता ही ना हो। एंड thus you go on living on an illusion। प्यार है जहाँ है खूबसूरती है, लेकिन जब इस प्यार को तुम रियलिटी में रहने की कोशिश करो तो वो मैरिज वाले जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था जिससे सारी दुनिया ऑन अ सरफेस लेवल बोर एंड ऑन द डीपेस्ट लेवल लिटरली हो चुकी थी, इट हिट्स वेरी बैड एंड इट हिट्स वेरी रॉन्ग। और हमारी ऐसी सटकती है, देन वी आर लाइक क्या हुआ, हम कहाँ पहुँच गए, क्या सोचा था और क्या हो गया, मैंने इतना मिसरीड कर लिया। जबकि रियलिटी में अगर तुम इसको देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखो, तो तुम्हें समझ में आता है कि हाँ, एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट है, अफेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, कंसेंट है, कंसर्न है। तो ये सारी चीज़ें दिखने में आएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। दीज आर बेसिकली वेज इन विच एक्सप्रेस किया जाता है हमारे उन इमोशंस को, वेयर वी आर नॉट जस्ट लाइक फ्रेंडली दैट आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट द थिंग इज़ कि मैं मेरे वेलबींग मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे तुम्हारा वेलबींग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं तुम्हारा सिर्फ बैठे बैठे वेल विशर नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इफ़ यू नीड मी, एंड इफ़ यू डोंट नीड मी प्लीज़ गो अहेड एंड बी योर सेल्फ, आई विल बी विथ यू। वहाँ स्टिल नहीं आएगा, आई विल बी विथ यू, वी आर टुगेदर इन दिस। इफ़ यू वॉन्ट मी टू बी फिजिकली देयर, फाइन, इफ़ यू डोंट वॉन्ट मी टू बी फिजिकली देयर, फाइन, बट ऑन एन इमोशनल लेवल वी आर स्टिल देयर। तो ये सब जैसे जैसे रियलिटी में जब ये एग्जीक्यूट होता है तो मतलब एटलीस्ट वी आर ऑन द पाथ कि जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं दिख के आता है, ठीक है, बट हो रहा है क्या रियलिटी में ये सब पता नहीं। क्या इसे मैं प्यार बोलूँगी जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूँ? नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कि प्यार है, लव है। इतनी बार ये शब्द आया पूरे कॉन्वर्जेशन में, बट आई ट्राई टू यूज अदर वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लव इन अ मच बेटर वे। क्योंकि बहुत लोगों के लिए लव इज़ लाइक मैं जो बोलूँगा वो तुम करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा भला ही सोच रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, आई नो दैट फॉर अ रीज़न। कुछ लोगों के लिए लव इज़ लाइक मैं बहुत भोला भाला गरीब बेचारा हूँ, ये जो बोलेगी ना मैं करूँगा, ये मुझे गुलाम भी बना देना चलेगा, बस मुझे इसके साए में रहना है। दैट कुड एक्चुअली लीड टू यू बिकमिंग अ विक्टिम, एंड तुम्हारी इंडिविजुअल तरक्की क्या है फिर उस रिलेशनशिप में। तो मेरी बहुत फटती है प्यार को नॉर्मली ऐसे, लव इस वर्ड को नॉर्मली बोलने से, क्योंकि ये वर्ड कोई भी फेंकता है आसानी से बाहर। और फिर से बैटरी डाउन हो गई। कैसे? ऐसे। हाँ जी। सो कंक्लूजन में आते आते मैं यही कहूँगी कि समझ में तो ये आ रहा है कि जब तक प्यार ये कॉन्सेप्ट ऐसा जब तक है जहाँ पर हम कहते तो है प्यार है, लेकिन द मोमेंट उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, गायब हो जाता है, आई डोंट थिंक कि प्यार का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक हमारे दिमाग में क्लियर है। हाँ,
बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब एक्सेप्टेंस है, आप कह रहे हो रिस्पेक्ट है, आप कह रहे हो ट्रस्ट है, आप कह रहे हो अंडरस्टैंडिंग है, कंपैशन है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी उठती है ना जब दिल में प्यार हो। आई विल स्टिल नॉट